रिमोट है। अरे लगता है वो अंदर तैयार हो रही होगी, और जब तक मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी ना, लगता है वो आएगी ही नहीं। प्रभा ने पार्टी इतनी झकास दी है कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। अब कैसे नहीं देती, मेरी श्रेया की पार्टी है भाई, और इतनी मेहनत उसी के लिए तो करती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा भाई, बच्चों के लिए तो कितना भी करो कम है, और तुम तो 2 नौकरियां करती हो। मेरा तो एक रिक्शा चलाने में टायर पंचर हो जाता है। अब जल्दी बुलाओ श्रेया को, वरना बच्चे लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ अभी बुलाती हूँ। श्रेया, श्रेया उठे गेली? अरे अभी तक तैयार नहीं हुई है लड़की। श्रेया, अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे आप लोग सब घबराओ मत, मैं मोमबत्ती जला रही हूँ। कैसी आवाजें आ रही हैं? अरे भाई, बर्थडे में खर्चा अच्छा किया है तूने। दिन रात मेहनत करती हूँ, एक एक पैसा कमाने में पसीने निकल जाते हैं मेरे, फिर भी इतनी मुश्किल से इतना महंगा केक लाई थी तेरे लिए, लेकिन तुझे तो ये सब दिखाई नहीं देता ना। कम से कम ये तो सोच लेती श्रेया कि सारे मोहल्ले के लोग यहाँ खड़े थे। मोहल्ले वाले को इधर उधर खड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं है, और ये सब करके तो मेरे लिए बुरी ही रहेगी। अरे विनोद ने मुझे बताया यहाँ क्या हुआ, मैं फौरन आ गया। विनोद ने बताया तेरे को, या तेरे पास जिगर नहीं है ये बोलने के लिए कि तू भी इसमें इसके साथ था? लाइट तो तूने ही काटी होगी ना। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ करके तू मुझे हर मामले में घसीट लेगी? क्या मिलता है तेरे को ये सब करके? और वैसे भी हम दोनों का तलाक तो हो चुका है ना। तेरे से पीछा छूटता तो तलाक होता ना। अरे ऐसे तलाक का फायदा ही क्या, जो तू गले में घंटी की तरह लटका है मेरे। अब मैं बीमार हूँ तो क्या करूँ? अरे छोड़ बाबा, किसके सामने बात कर रहा है? बाबा की दवाई जान पे आती है, और मोहल्ले के सामने पार्टी देकर दिखावा करना अच्छा लगता है ना। तू गप बस, मदे बोलू न खुश। तुझे नहीं समझेगा श्रेया, ये आदमी किस तरह से झूठ बोलकर मुझसे पैसे ऐंठता है, दवाई का बहाना बनाकर। बाबा, बाबा कुछ हो रहा है, आजी जल्दी आओ, देखो बाबू को अटैक आ गया। बाबा बाबा जल्दी आओ। सुबह बाबा में आए थे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। श्रेया जल्दी से पानी लेके। तू मेरे सुरेश को मार के ही दम लेगी। श्रेया को हमसे अलग करके दिल नहीं भरा तेरा। बाबा को कुछ नहीं होगा, सुबह से हो जाओगे। बाबा प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। परिवार, ये शब्द जब भी हमारे जहन में आता है तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मुस्कान जिंदगी के उन बेहतरीन पलों की वजह से होती है जो हमने अपने घर वालों के साथ बिताए होते हैं। आमतौर पर एक परिवार में जितना प्यार होता है उतनी ही तकरार भी होती है, लेकिन ये तकरार किसी परिवार को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने की ताकत देती है। और वहीं कई बार कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसके बाद परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आज की इस कहानी में प्रभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। अपने पति के साथ उसका तलाक हो चुका था, और साथ ही साथ प्रभा और उसकी बेटी के बीच में दूरियां आ चुकी थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्या हुआ था इस परिवार में, और क्यों श्रेया को अपनी मां फूटी आंख नहीं सुहाती? अगर प्रभा, वो बच्ची है, बच्चों से गलतियां होती हैं, उस पर इतनी सोचने की क्या जरूरत है? सारा दिन काम करती हूँ और फिर रात को ये सब। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। 13 साल हो गए, काश मैंने कभी सुबह से शादी ही नहीं की होती। सुरेश कैसे होगा?
बनिया से लेके बिजली तक के पैसे बाकी है। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तू टेंशन मत ले, कुछ दिनों की बात है, मैंने एक जगह पे नौकरी की बात की है। सुरेश, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। टेंशन कैसे ना लो सुरेश, तुमसे कैसे होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ऐसे या वैसे करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है। क्या? बाहर जाकर पैसे कमाने का काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर श्रेया को कौन देखेगा? एक काम करता हूँ, गांव से आई को बुला लाता हूँ। जो कुछ सुरेश कर रहा था वो मैं बस श्रेया के लिए ही झेल रही थी। ये क्या है? ये गिर गई थी तो मैंने फेंक दिया इसको। सुरेश, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। तुम्हें भी अब नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक मैं ऐसे अकेले काम करती रहूंगी? क्यों तू इसे वापस बीमार कर देना चाहती है? अभी अभी तो ठीक होने लगा है बेचारा। वाह यार, मुझे तो पार्टी के लिए शाम का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। भाई को शाम को 7 बजे के बाद आती है, उससे पहले दिन भर ऐश ही ऐश। तूने तो साला पूरा मामला ही पलट दिया। एक तरफ तेरी बीवी कमाती भी है, घर का सारा काम भी करती है, ऐसे जैसे तेरी बीवी नहीं कोई लॉटरी हो। तू साला घर पे ऐश कर रहा है। लोगों को बीमारी दुख देती है, पर मुझे देख, मुझसे ज्यादा सुखी इंसान देखा है कभी इस दुनिया में? है? एक बात बता, तुझे सच में कोई बीमारी है, ऐसा ही हवा बांध रहा है? मैंने अपने बीमारी को ही अपना हथियार बना लिया। 4-5 दोस्त छोड़ दे कि दौड़े पर ना कम ना हो। अब मैं इतना बीमार थोड़ी ना हूँ जितना मेरी बीवी समझती है। यार दारू खत्म हो गई यार। अरे श्रेया बेटा, दूसरी वाली बोतल ले आ। शक तो मेरे को पहले से ही था तेरे पे। अपने दोस्त के ग्लास में अपनी बेटी से दारू डलवाते हुए शर्म नहीं आई तेरे को? अरे कम से कम अपनी अय्याशियों के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करना तो बंद कर। बात को इतना लंबा क्यों खींच रही है? बात लंबी हो या छोटी, अब तो बात कोर्ट में ही निपटेगी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट प्रभा देशमुख को अपने पति सुवेश देशमुख से तलाक लेने की अनुमति देती है। बच्ची श्रेया देशमुख की कस्टडी मां प्रभा को दी जाती है। मैडम ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैडम मैडम प्लीज मैडम। डिवोर्स तो सिर्फ कागज पर ही हुआ था, क्योंकि वो तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इस चौल में मैंने सोचा था कि वो कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। मौसी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो मुझसे पैसे ऐंठता है, लेकिन इस बात का गम है कि उसने मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। वो जानता है कि श्रेया मेरी कमजोरी है और इसी बात का फायदा उठाता है वो। भगवान पर भरोसा रख, एक दिन श्रेया को एहसास हो जाएगा कि तू उसे कितना प्यार करती है। ये फ्रूट फेशियल है ना मैम, आपको बिल्कुल गोरा गोरा कर देगा। हेलो, हाँ बोला। क्या? श्रेया कहाँ फंसे जा रही है? श्रेया कुठे आहे तू? श्रेया, श्रेया। अरे क्या हुआ? काय को इतना चिल्ला रही है? सुबह श्रेया को कहाँ छुपा कर रखा है? जल्दी बता दे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या?
मैं उसको इधर काय को छुपा के रखूंगा? इधर नहीं छुपा कर रखा है तो किधर छुपा कर रखा है? आई शपथ, मेरे को नहीं मालूम वो किधर गई है। तो फिर किसको मालूम होगा? उसके स्कूल से फोन आया था, उसकी टीचर कह रही थी स्कूल में बम फोड़कर किधर भाग गई है वो। अरे उसका रोज का है, तू टेंशन मत ले, जा वो आ जाएगी। दुर्गा मुझे कहीं नहीं मिल रही है श्रेया। हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली श्रेया। तुम लोग फिर आ गए? साहब मेरी बेटी श्रेया वो मिल नहीं रही है। तुम लोगों का रोज कुछ ना कुछ चलता है ना? साहब ये मेरी सास है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। आप एक बार इसके घर में देखिए, मेरी जमा पूंजी यहीं मिलेगी। हाँ हाँ साहब, आप आओ और देख लो पूरा घर। मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूं? शिंदे बाबू जरा। सर, इनके घर से तो कुछ नहीं मिला। साहब आप एक बार फिर से देखिए, पैसे जरूर इसने कहीं छुपा कर रख दिए होंगे। साहब इसने जानबूझ के खुद अपने पैसे छुपा दिए हैं और इल्जाम मुझ पे डाल के मुझे बदनाम करना चाहती है। साहब आप एक बार इसके घर भी देख लो। चेक करो। चले देखें। ये क्या है? ये पैसे श्रेया के बैग में कैसे आ गए? साहब जरूर इसने ही। हाँ यही सब करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो और क्या करने के लिए बैठे हो? आप कुछ भी बोलते रहती है। चुप! हे बघा, तुमची नाटकं बघायला माझ्याकडे वेळ नाही, अगली बार ध्यान रहे। मैं मानती हूँ कि हमने आपको अब तक बेवजह तंग किया है, उसके लिए माफी है। लेकिन मेरी बेटी श्रेया वो घर वापस नहीं आई साहब, आप उसे ढूंढो। अगर ये तुम लोगों का कोई नया नाटक हुआ ना, दोनों को उठा के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, सच्ची। हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की शुरुआत करते हैं, कुछ भी पता चलेगा तो इन्फॉर्म करें। और अगर तुम्हारी बेटी खुद से कहीं गई और घर वापस आ जाए तो तुम हमें इन्फॉर्म करोगे। सर, ये फिर से इनका कोई नया नाटक तो नहीं है? शिंदे, ये तो पता लगाना होगा। बात एक बच्ची की है, मामला अगर इनके बीच का भी हो तब भी हमें बच्ची को तो ढूंढ निकालना है। बच्ची आखिरी बार स्कूल में दिखी थी, तफ्तीश वहीं से शुरू करते हैं। अक्सर आपसी झगड़ों और बातचीत के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास मौजूद बच्चे ये समझ नहीं सकते, लेकिन हम पूरी तरह से गलत हैं। इस उम्र में किसी भी चीज को समझने की लालसा अपनी चरम सीमा पर होती है। अबोध मन हमेशा अपने आसपास मौजूद हर पहेली को सुलझाना चाहता है। ये मन हर उस शब्द को अपनी गहराई में उतार लेता है जो उसके आसपास चल रहा होता है, और इस सब का असर पड़ता है उनके चरित्र पर। श्रेया ने भी बचपन से वो सब कुछ देखा था जो प्रभा और सुवेश के बीच चलता आया था, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो उस तालीम से वंचित रह गई थी जिसकी वो हकदार थी। नतीजा, उसकी मां को उसके द्वारा की गई शरारतों की खबर मिलती रहती थी। लेकिन इस बार मामला गंभीर था। स्कूल से मस्ती करके भागी श्रेया का अब तक कुछ पता नहीं चला था। आखिर कहां गई थी श्रेया? क्या वो सच में किसी मुसीबत का सामना करने वाली थी, या फिर ये भी उसकी कोई शरारत थी? सर, इस श्रेया का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है स्कूल में। टीचर भी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही है। काफी कंप्लेंट्स है उसके बारे में स्कूल में। शिंदे, उसको घर का माहौल कैसा मिला ये भी तो देखो। ऐसे माहौल में कोई भी बच्चा ठीक कैसे रहेगा? सर, अगर ये श्रेया अपनी मर्जी से स्कूल से भागी तो वो गई कहाँ, और अगर वो कहीं गई भी तो गई क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। नमस्ते साहब। इस बच्ची को जानते हो? इसी स्कूल में पढ़ती है।
साहब जानता हूँ साहब, ये हमेशा मेरे पास से आइसक्रीम लेकर जाती है। बहुत नटखट बच्ची साहब। कल भी इसने यहाँ से आइसक्रीम खरीदी थी। कल तो ये स्कूल खत्म होने से पहले ही निकल गई थी साहब। वहाँ रिक्शा स्टैंड से रिक्शा लिया था उसने। सुनो भैया, ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है, कल यहाँ से ऑटो में बैठ के गई है, इसको देखा? हाँ साहब, ये लड़की मेरे ही रिक्शे में बैठी थी। मैंने इधर 7 बंगला बस स्टॉप के पास छोड़ा था, मेट्रो ब्रिज के नीचे। शिंदे, श्रेया 7 बंगला बस स्टॉप क्यों गई हो? सर 7 बंगला मेट्रो ब्रिज के पास जो बस स्टॉप है उसके आसपास को सर्विलेंस सीसीटीवी लगे हुए हैं, शायद उसकी फुटेज से कुछ हाथ लगे। सारा फुटेज मंगवाओ। ओके सर। हेलो, सर ये देखिए श्रेया 7 बंगला बस स्टॉप पे खड़ी है। ये श्रेया बस में बैठकर कहाँ गई? सर ये 210 नंबर की बस है। 7 बंगला बस स्टॉप से लेकर लास्ट स्टॉप तक सिर्फ 4 स्टॉप्स हैं और आखिरी स्टॉप है वर्सोवा। सर इतने बड़े एरिया में से ढूंढ पाना मुश्किल होगा। शिंदे, एटलीस्ट ये तो पता चला कि श्रेया वर्सोवा की तरफ गई थी। अब ये पता करना है कि वो वहां क्यों गई थी और किससे मिलने गई थी। मात्रे के साथ अपने 2 आदमी और भेजो और उस एरिया में पूछताछ करवाओ। हो सकता है किसी ने बच्ची को देखा हो। क्या हुआ प्रभा? श्रेया कुछ पता चला? नहीं अमित, लेकिन मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। तू मुझे कुछ पैसे देगा क्या? क्यों, क्या हुआ? वो सब मैं तुझे नहीं बता सकती, बस मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो अभी मेरे पास भी नहीं है। होता तो मैं मना ना करता, लेकिन काफी दिनों से काम करने गया हूँ ना, तो अच्छा ठीक है, अब तू जा। प्रभा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेया उस दिन स्कूल से भागने के बाद सीधी वर्सोवा की तरफ गई थी। कोई रहता है तुम्हारा वहां? वर्सोवा? नहीं साहब, वर्सोवा में तो हमारा कोई नहीं रहता। जरा अच्छे से सोचो, आखिर वो वहां क्यों जाएगी, वो भी यूं एकदम अकेले स्कूल से भाग के? हाँ साहब, वर्सोवा में आरती रहती है, श्रेयाची मैत्रिन। आरती, आपकी फ्रेंड श्रेया आपसे मिलने आई थी? अंकल, बहुत दिन हुए मैं और श्रेया मिले ही नहीं। सर सड़क के उस पार वाले साइबर कैफे से कुछ पता चला है, तो साइबर कैफे ओनर ने श्रेया की फोटो को पहचाना है। उसके हिसाब से श्रेया वहां 3 बजे तक थी और उसके बाद सीधे यहाँ पर आई है। बेटा, आपकी फ्रेंड अभी तक घर नहीं लौटी है। आपको हमें सब कुछ बताना होगा, जो कुछ भी आप जानती हो। देखो, घबराओ मत, सब कुछ सच सच बताओ। अंकल, कुछ दिन पहले श्रेया मुझसे मिलने आई थी। आरती, तेरे बाबा प्रॉपर्टी में काम करते हैं ना, मुझे किसी भी खाली घर की चाबी दे देना प्लीज। लेकिन मुझे पापा से बात करनी होगी और मैं उनसे क्या बोलूंगी? देख आरती, तू किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तू बस मुझे चाबी दे दे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तू मेरी दोस्त है ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। बेटा, कौन से घर की चाबी दी थी आपने उसे? राजकमल चोल के घर की। आपके पास उसकी डुप्लीकेट चाबी है? हाँ है। तुम अंदर चेक करो। सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर एक मिनट। हाँ मात्रे,
सर मात्रे का फोन था। प्रभा ने अपने घर के पास ही एक सुनार को अपने गहने बेच दिए। कितने मिले सारे गहनों के प्रभा? गहने? कौन से गहने? मैं तो अपने काम से वापस आ रही हूँ। प्रभा, हमारे पास गंवाने के लिए वक्त नहीं है। हम तुम्हारी बेटी को बचाकर उसे वापस लाना चाहते हैं। कहीं श्रेया के लिए कोई धमकी भरा कॉल तो नहीं आया तुम्हें? देखो प्रभा, तुम्हारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हम ही हैं जो उसको बचा सकते हैं और वापस ला सकते हैं। 50,000 मांगे साहब। फोन आया था मुझे। किसने मांगे तुमसे ये पैसे? जानती हो उसे? मैं नहीं जानती साहब, बस फोन आया था और कहा कि 50,000 रुपए देना पड़ेगा और श्रेया उनके पास है और अगर नहीं दिए तो वो श्रेया को मार देंगे। इसी बात का शक था। वैसे इस किडनैपिंग के पीछे कोई ऐसा भी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन? शायद इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारी बेटी श्रेया खुद है। क्या? श्रेया नहीं किया होगा ये सब, लेकिन साहब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बच्ची है अभी। ये सब उसको सुवेश ही सिखाता है। झूठ बोलना, पैसे ऐंठना, इन सब कामों में सुवेश ही उसकी मदद लेता था। अरे आई, नाश्ता तैयार है? नाश्ता नहीं है, कल की खिचड़ी है, दे दूं? क्या है तू भी? बाबा के घर से देख क्या मस्त खाने की खुशबू आ रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? बहुत भूख लग रही है बेटा। कमजोरी के हमारे चक्कर से आने लगे। वो किस्मत में अगर ये कचरे से खाना चुनना लगा तो क्या कर सकते बेटा। तेरी आय तो पैसा नहीं देगी ना मुझे खाना खाने के लिए। पिछले 7 दिनों तक एक दवाई तक नहीं खरीद पा रहा हूँ। पता नहीं अब कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा मैं। ये आप छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आली, अरे तू इसको क्यों लाई यहाँ पर? तू पहले अंदर जा और बाबा के लिए खाना ला। इसके लिए खाना लाऊं? अरे मेरा बस चले तो इसे जहर दे दूं मैं। ठीक है, मत दे। मैं और बाबा कच्चे में से ही खाना खाएंगे। चलो बाबा। रुक, लाती हूँ। बेटा आजिल अपन बोला वो भी तो हमारे साथ खाना खाएगी ना? हो बाबा। आई, लगता है वो लेनदार आ रहा है। अब क्या करेगा तू? हाँ, एक आइडिया है। वो लोग एक बीमार आदमी पे तो हाथ नहीं उठाएंगे। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो पैसे के लिए एक बीमार आदमी का धुलाई कर देगा, लेकिन एक बच्ची पे हाथ नहीं उठाएगा, है ना? रुक, मैं आता हूं। अरे श्रेया सुन, इधर आ। एक काम है, आजा आजा। क्या हुआ बाबा? चल ना, चल इधर आ। चल, रुक। चल, तू ना बेटा यहाँ लेट जा, ठीक है? क्या हुआ बाबा? आप मुझे यहाँ लिटा क्यों रहे हो? बेटा तेरे बाबा को ना एक आदमी को पैसे देने हैं। उस आदमी को अगर बाबा ने पैसे नहीं दिए ना, वो आदमी बाबा को बहुत मारेगा। तू चाहती है बेटा बाबा को कोई मारे? तो ले जा, ले जा। आई, तू संभाल, मैं जा। अरे कौन है? काकी, सुरेश को बाहर भेजो। हम लोग जानते हैं कि वो अंदर ही है। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। वो तो बहुत बीमार है बेटा। हम लोगों ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं, थोड़ी दिन में लौटा देंगे।
श्रेया, 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 अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही है? श्रेया, किसने लिटाया तुझे यहाँ? सुवेश ना? अरे आप जिसे ढूंढ रहे हो वहां से भाग रहा है। साला चल चल। चल चल, पैसे नहीं दे रहा। मेरे पापा को, वो बीमार है, छोड़ो उनको। पापा छोड़ो उनको। भाई छोड़ मुझे। पापा, तू बहुत बुरी है, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? फिर इसके बाद श्रेया बिगड़ गई साहब। घर से पैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इतनी छोटी सी उम्र में सब गलत काम सीख गई थी वो। तुम्हारा फोन। इसमें से कौन सा नंबर था जिससे कॉल आया था? ये दूसरा वाला 022444982। ये तो किसी पीसीओ का नंबर लगता है। एक काम करो, इस नंबर के बारे में पता करो, तब तक मैं सुवेश की बीमारी की खबर लेता हूँ। चल। पुलिस को इस बात का शक था कि 12 साल की श्रेया ने खुद ही अपनी किडनैपिंग का झूठा नाटक किया, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह सब कुछ खुद श्रेया ने किया था तो इसके पीछे वजह क्या थी। प्रभा ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था उससे यह तो साफ होता है कि सुवेश ने हमेशा श्रेया की मासूमियत का गलत फायदा उठाया था। आखिर क्या हो रहा था, कहां थी श्रेया, और क्या इस सब में सुवेश भी उसके साथ शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस ने सुवेश से सवाल जवाब शुरू किए। एक नंबर की झूठी है साहब वो। मैं सच में बहुत बीमार रहता हूँ। वो तो मुझे श्रेया से मिलने से भी रोकती है। तो तू श्रेया को पैसे चुराने के लिए भी नहीं बोलता होगा? श्रेया के चोरी करने की आदत से मैं इनकार नहीं करता हूँ साहब, लेकिन ये आदत मैंने उसे सिखाई है, ये बिल्कुल गलत बात है। सुवेश, तू कहीं से भी दूध का दूल्हा नहीं लगता है। प्रभा भी क्या दूध की धुली हुई है? उसने भी तो मुझे छोड़ दिया अपने यार के लिए। मतलब? उसका चक्कर है साहब। चक्कर? हाँ। किसके साथ? अमित के साथ, वही रिक्शा वाला। मुझे श्रेया ने बताया था देर रात को वो घर आता है। सुनिए, 022444982। वो है सब। क्यों, क्या हुआ? इस नंबर से एक धमकी भरा कॉल आया था। मामला किडनैपिंग का है। कोई आदमी यहाँ आया था इस 10-12 साल की लड़की के साथ। ये कैसे बता सकता हूँ साहब मैं? यहाँ तो 50 लोग आते हैं। सर, यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, मैंने भी सुवेश से पूछताछ की। श्रेया की माँ प्रभा का एक नया एंगल सामने आया है। शिंदे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें नजर नहीं आ रहा? सर, अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि श्रेया ने खुद ही ये सब प्लान किया है या फिर किसी और का भी हाथ है इसमें। एक काम करो, इस अमित के बारे में और पता लगाओ। सुनिए। हाँ जी सर। ये अमित का घर किधर रहता है? सुनिए, ये अमित का घर कहाँ है? यहाँ से राइट। थैंक यू। बाबा किधर है बेटा? साहब, अमित तो बाहर गया है। बेटा, श्रेया को जानते हो? हाँ सर, मैं श्रेया को जानता हूँ। वो मेरे स्कूल में पढ़ती है और वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती बेटा तुम्हें? ऐसा क्या हुआ? वो मेरे घर पे आके रहने वाली है। तुम्हारे घर में? क्यों बेटा? मेरे बाबा और उसकी एक शादी करने वाले हैं। सर, ये प्रभा का अफेयर कहानी में एक नया एंगल जोड़ रहा है। हाँ, इस अफेयर के बारे में सुवेश ने भी बताया था, जो उसे श्रेया से पता चला। अमित के बेटे को भी ये बात मालूम है, बस प्रभा ने ये बात हमसे खुद छुपा के रखी। अमित और प्रभा को लेकर आओ। साहब, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं श्रेया को कुछ कर दूंगी। सबसे ज्यादा प्यार मैं श्रेया से ही करती हूँ। पर श्रेया तो तुमसे नफरत करती थी। तेरे और अमित के चक्कर के बारे में भी उसे पता था। इससे तेरा मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। और तू
बिना ब्रेक लगाए सारी कहानी फटाफट बता। पता चला बहुत दिनों से तेरा रिक्शा नहीं निकला है। पैसों की जरूरत तो तुझे भी होगी। साहब मेरा रिक्शा मेरे पास है ही नहीं, बनने को दिया है इसलिए नहीं चलाया। और साहब प्रभा का तलाक हो चुका था और मेरी बीवी को तो मरे काफी टाइम हो गया, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। साहब श्रेया मेरी भी बेटी जैसी है, उसको कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मासूमियत घोल के पी गए हो तुम दोनों, लेकिन मैं सब पता करके रहूंगा और जहां मुझे पता चला कि सबके पीछे तुम दोनों हो, नाक से पानी पिला दूंगा। हाँ बोल। ठीक है, वहां पहुंचते हैं। सर, चारकोप नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। चलो। एक 12 साल की बच्ची को बड़ी निर्दयता से मारा गया था। एक किडनैपिंग का केस जो खुद श्रेया ने रचा था, अब उसके मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। आखिर कौन था जिसने इस बच्ची की हत्या की थी? आखिर श्रेया की मौत से किसे फायदा हो सकता था? अब तक पुलिस इस केस को हर एंगल से खंगाल चुकी थी, लेकिन अब भी उन्हें उसे कड़ी की तलाश थी जिसके मिलने से शायद ये केस सॉल्व हो सके। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रेया की मौत उसके गायब होने के ठीक 48 घंटे बाद हुई थी। मतलब श्रेया उस घर में रुकी तो थी, लेकिन उसकी मौत कहीं और हुई और उसके बाद उसकी लाश को नाले के पास लाकर फेंक दिया गया। सर, श्रेया मर्डर केस के सिलसिले में कोई आदमी आपसे मिलने आया है। अंदर। जी सर। साहब, मैं किशोर साहब, कांदीवली में पंचर की दुकान पे काम करता हूँ सर। इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना? साहब, 5 तारीख को एक आदमी की गाड़ी की पीछे वाली सीट पे मैंने इस बच्ची को देखा सर। गाड़ी का पंचर तो साहब मैंने ही बनाया था, लेकिन साहब उस समय जब इस बच्ची को देखा तो लगा सो रही थी। लेकिन साहब अब तो जरूर लगता है कि ये बेहोश थी बच्ची साहब। ड्राइवर का स्केच बनाने में हमारी मदद करो। साहब उसने तो अपना मुंह ढक रखा था साहब, लेकिन आज सुबह पेपर में बच्ची की फोटो देखते ही मैं यहाँ आ गया साहब। गाड़ी नंबर याद है? साहब लाल कलर की छोटी गाड़ी थी साहब। अब दिन भर में साहब इतनी गाड़ियां देखते हैं, ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन साहब गाड़ी का आखिरी नंबर साहब 8-9 था। ठीक है, तुम जाओ, अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। नमस्ते। शिंदे, 5 तारीख को मर्डर हुआ और लाश मिलती है अब। इस पंचर वाले ने भी श्रेया को उसी दिन गाड़ी में देखा था। ये जो कोई भी मुंह ढका हुआ आदमी है, इसी ने श्रेया को मारा है। ये देखो, ये रहा वो नाला जहां में श्रेया की लाश बरामद हुई, और ये है प्रभा की चौल, और उसके ठीक बीच पड़ती है कांदीवली की ये पंचर की दुकान। शिंदे, मुझे शक हो रहा है कि जिसने श्रेया को मारा है वो प्रभा की चौल का है और श्रेया और प्रभा को जानने वाला है। शिंदे, इस चौल को टारगेट करो। ये लाल गाड़ी हमें खूनी तक पहुंचा सकती है। ओके, यहाँ कोई लाल कलर की गाड़ी देखी तुमने जिसका लास्ट नंबर 8-9 है? नहीं। सर, इस चौल में एक लाल गाड़ी है। कोई शंकर नाम का आदमी यही 3 गली छोड़ के रहता है। वो क्यों मारा बच्ची को? साहब आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्यों मार रहे हैं मुझे? मैं क्यों मारूंगा साहब? मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मेरी जिगरी दोस्त की बेटी है साहब। जिगरी दोस्त? हाँ साहब, सुबह साहब वो 5 तारीख को मेरी गाड़ी लेके गया था। बोला था कोई जरूरी काम निपटाना है तो दे दी साहब गाड़ी।
जूता लटका के मारूंगा। बता दो साहब, प्रभा से पैसे निकलवाने के लिए मैंने और श्रेया ने मिलकर ये प्लान किया था, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने उसे मारा है साहब। मुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी जो तूने इतना बड़ा प्लान बनाया? लेनदारों को पैसे देने थे साहब, मैं क्या करता, जीना हराम हो गया था साहब मेरा। फिर श्रेया ने झट से एक घर का इंतजाम कर लिया। प्लान ये था कि पैसे मिलने तक वो उस घर में ही छुपी रहेंगी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, शायद कोई लेनदार। जब भी मुझे ढूंढने कोई लेनदार आता, श्रेया घर में मेरी जगह सो जाती थी। उस दिन भी जब राजकमल चौल के उस घर में मैं श्रेया से मिलने गया तो उसने बोला कि वो मेरी जगह ले लेगी और मैं उस जगह सेफ रहूंगा। ठीक है। मैं जब अगले दिन वापस अपने घर आया तो मैं खुद ये देखकर हैरान हो गया कि श्रेया की लाश मेरे ही बिस्तर पर पड़ी थी। श्रेया? हेलो, ऐसे तैयार रख, मैं तो जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। साहब मैंने सब कुछ किया है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं मारा है साहब, नहीं मारा है। सुवेश का पीछा कौन कर रहा होगा? क्या इसकी बातों पर भरोसा करना ठीक रहेगा? सर सुवेश के लेनदारों की लिस्ट निकालता हूँ, शायद उनमें से कोई हो। शिंदे, पूरे चौल में कोई ना कोई तो होगा जिसने किसी को आते जाते देखा होगा। इतनी सफाई से सब कुछ कैसे किया जा सकता है? सर वैसे दोपहर के वक्त उस चौल में चहल पहल कमी रहती है। सर एक काम करता हूँ, मैं अपने खबरियों का नेटवर्क एक्टिव करता हूँ, चौल के लोगों से पूछताछ करता हूँ, शायद वहां से कोई सुराग हाथ लगे। सर चौल में लोगों ने पूछताछ में इस आदमी के बारे में बताया है, इसे दोपहर में उस चौल में देखा गया है। सर इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि एक सुपारी किलर है और फिलहाल में एक मर्डर केस में अंदर था। ये नाम क्या है इसका? सर राजू नाम है इसका, अभी बेल पे बाहर है। वापस अंदर जाने का वक्त आ गया, जहां भी मिले वहां से घसीट के लाओ साले। सर वो मैं ही मारा था छोकरी को, मुझे पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? सब मुझे पैसे वो जिंदगी भर मैं अपने बच्ची के प्यार के लिए तरसती रहूंगी। मुझे कभी अपनी बच्ची का प्यार मिला ही नहीं अमित। क्यों मारा बच्ची को? बोल। साहब मैंने ऑटो बेचकर सुपारी दी थी साहब, लेकिन साहब सुपारी श्रेया की नहीं सुवेश की थी। साहब सुवेश प्रभा को बहुत परेशान करता था और मैं प्रभा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रभा हमेशा श्रेया के प्यार के लिए तरसती थी साहब, लेकिन जब तक ये सुवेश था ना तब तक ये मुमकिन ना हो पाता। इसलिए प्रभा की खुशी की खातिर मैंने सुवेश को रास्ते से हटाने का सोचा था। उस दिन क्या हुआ था? मुझे नहीं पता था कि ये बाप बेटी अपना ही प्लान बना रहे हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी। मैं वहां घर के बाहर ही खड़ा था, राजू सुवेश को मार देता और सारा किस्सा खत्म। लेकिन साहब उस दिन एक अलग ही किस्से की शुरुआत हो गई। अबे अमित जल्दी आ जाए, लोचा हो गया। ये कैसे? अबे ये क्या करवा दिया तूने? मालूम है कितना बड़ा कांड हो सकता है। अब मैं यहां से निकलता हूं, तू अपने संभाल ले।
मैं इतना डर गया था साहब कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बॉडी वहीं छोड़ दी। मुझे लगा बॉडी सुवेश के घर से मिलेगी तो बाद में फंसेगा भी वही, और फिर बाद में मैं प्रभा को सुवेश के खिलाफ भड़काकर अपना रास्ता साफ करूंगा। साहब मैंने जो भी किया प्रभा के लिए किया साहब। चल मेरी जिंदगी की गलतियों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। सुवेश और मेरे झगड़े की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। अब मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी साहिब, कभी वापस नहीं आएगी। इस केस में एक शख्स ने अपने प्यार को पाने के लिए जुर्म का रास्ता चुना। भले ही उसका मकसद प्रभा को हर तकलीफ से आजादी दिलाना हो, लेकिन किसी भी सही काम की शुरुआत किसी बुरे इरादे के साथ नहीं हो सकती। इस सब के लिए सुवेश भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अमित। शादी वो पवित्र बंधन है जिसे दो लोग प्यार और विश्वास की ताकत से सींचते हैं। सुवेश ने इस शादी का इस्तेमाल सिर्फ अपने मतलब के लिए किया। उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि सब कुछ ठीक हो, पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को चलाएं। अगर उसने जरा सा भी इस बारे में सोचा होता तो शायद श्रेया जिंदा होती और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी रही होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं और उनकी इसी मासूमियत का फायदा बहुत आसानी से उठाया जा सकता है। अगर माँ बाप बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं तो यह आसान काम और भी आसान हो जाता है, और फिर वो भेड़िए जो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं इन मासूम बच्चों पर, वो माँ बाप की हल्की सी चूक का फायदा उठाकर इन बच्चों की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देते हैं। और अगर हर मुमकिन कोशिश करके किसी को बचा भी लिया जाए तो जिंदगी पहले से आसान नहीं रह जाती। अतीत वर्तमान पर मंडराता रहता है अपनी पूरी काली छाया के साथ, और जो नहीं बच पाते वो इस गर्त में चले जाते हैं। पता लगाना तक मुश्किल हो जाता है। हमारा आज का एपिसोड ऐसी एक कहानी बयां करता है जो घटी थी 2010 में महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट थाना में। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ किया है ना तू? गड़बड़? कुछ तो लफड़ा किया है तू, नहीं तो ऐसा कैसे होता? बच्चे लोग को खाना दिया मैं, और क्या किया मैं? तेरे को पता है पुलिस ढूंढ रही है तेरे को बस्ती में। पुलिस? मैं आते वक्त वो किराना वाले से पूछ रहा था तेरा नाम लेके, किधर को रहता है। शंकर पवार तुम हो? हो सर। तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। चलिए। देख हम लोग जाके जल्दी आते हैं। हाँ, तब तक यहीं रहने का, कहीं नहीं जाने का। हाँ, जल्दी आते हैं। रेखा ते बच्चों का ख्याल रखना। हाँ तुम्हें काळजी करू नका, मी आहे। हम लोग को यहाँ क्यों बुलाया साहब? 6 साल पहले आपका बेटा गुम हुआ था ना? हाँ साहब, पर गुम हो गया था कि कोई उठा के ले गया मालूम नहीं साहब। उस दिन मेरे बच्चे को मिला के कुल 4 बच्चे बस्ती से गायब हो गए थे। हमें एक बच्चा मिला है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, एक छोटा गांव है कलबुर्गी, वहां एक होटल में काम करता था। उसका हुलिया, शरीर के निशान, पहचान बिल्कुल वैसी है जैसे आपने अपने बेटे के मिसिंग कंप्लेंट में लिखवाई थी। शिरके आइए, मैं आपको आपके बेटे से मिलवाता हूँ।
देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। आपने लिखवाया था ना कि आपके बच्चे के कान के पीछे एक बर्थ मार्क है, जाकर देखिए। अगर आपको जरा भी शक है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं इसकी, जिससे साबित हो जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है। नहीं साहब, मेरे को कुछ साबित नहीं करना है, ये मेरा राजू ही है। ठीक है, तो आपको कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने बेटे को घर पर लेकर जा सकते हो। एक मिनट साहब, आशा एक मिनट। किधर से तेरे को ये अपना राजू लगता है? उसके कान के पीछे निशान देखा? अपने राजू के कान के पीछे ऐसा ही निशान था। दुनिया में 1000 बच्चों के कान के पीछे ऐसा निशान होगा तो क्या सब अपने बेटे हैं? मैं ऐसे मवाली को घर ले जाने वाला नहीं हूँ। तेरे को वो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को वो चाहिए। उस दिन और 3 बच्चे गायब हुए थे ना, उनके माँ बाप आज तलक रो रहे हैं। देखा ना कैसे तड़प रहे हैं। उन किस्मत वाले हैं इसलिए अपना बच्चा अपने को मिला। मैं राजू को घर लेकर ही जाएगी। यहाँ साइन कीजिए। सर, 6 साल पहले एक ही बस्ती के 4 बच्चे गायब होते और जिसमें से एक बच्चा राजेश हमें मिल जाता है। बाकी 3 बच्चे अब तक नहीं मिले। सर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई किडनैपिंग की केस है, क्योंकि अब तक फिरौती की कोई मांग की नहीं गई है। शिर्के, हम इस केस की फाइल को वापस खोलेंगे। राजेश एक जैकपॉट की तरह हमारे हाथ लगा है। ये एक ऐसी कड़ी है जो दूसरी कड़ियों का पता बता देगी। बाकी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाओ और इस केस के सारे डिटेल्स रेडी करो। ओके सर। ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. क्या? खाना खाना भूख लगा मेरे को. अब बुलाती हूँ। बाबा, ये कौन है? ये तुम्हारा बड़ा भाई है, आज से हमारे साथ ही रहेगा। धीरे खाना बेटा। पानी ले। चलो बच्चा, चलो। ओ अन्ना, बीड़ी मिली क्या? बीड़ी बीड़ी बीड़ी? यहाँ कोई बीड़ी नहीं पीता है और तुम भी मत पीना, समझा? शंकर भाऊ,
ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा राजेश मिल गया। इसका मतलब हमारा बेटा भी वापस मिल सकता है। हो गजानन बाबू, ऐसा राक्षस मिलने से तो ना मिले अच्छा है। जीना हराम कर दिया ईसन ने। क्या बकवास कर रहे हो? बेटा है हमारा। स्मिता, स्मिता मेरे टिफिन देना, काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है मेरे को। हो गया, जल्दी करो। हो गया। साहब, हम दोनों के बेटे भी शंकर के बेटे के साथ ही गायब हुए थे। साहब, वो राजेश आपको मिला है तो हमने सोचा कि हमारा बेटा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। सब हम वो सब करेंगे जो आप बोलेंगे, बस हमारे बच्चों को ढूंढ कर लाओ साहब। ठीक तरह से याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके बच्चे गायब हो गए थे? साहब, उस दिन मैं काम से वापस आ रहा था और बाबा बाबा, आइसक्रीम खाने के लिए 40 रुपया दो ना। उसके बाद वो आया ही नहीं। साहब, उस शाम मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो चारों बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे थे साहब। नितिन बेटा, खेल बंद करो, घर चलो। पता है कितने बजे हैं? शाम के 6 बजे। चलो घर। बाबा अभी नहीं, खेलने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। अरमान की बारी आइसक्रीम खिलाने की, उसके बाद मैं घर आता हूँ। आप जैसे राजेश को ढूंढ कर लाए साहब, हमारे बच्चों को भी ढूंढ कर लाओ ना साहब। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए ना साहब। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग घबराइए मत। अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो आपको वापस बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। शिरके, राजेश से हमें यह पता चल सकता है कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ था गायब होने से लेकर अब तक, लेकिन उसके लिए हमें सब्र करना पड़ेगा क्योंकि राजेश की हालत ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक तुम चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करो, क्योंकि 2-3 दिन में हम राजेश से पूछताछ शुरू करेंगे और राजेश के घर जाके उसके हालत का जायजा ले लो। ओके सर। और लेके आओ उस मवाली को घर पे। कुतरिया साला, बोला था इसको, वो अपनी औलाद नहीं हो सकती है। ये पुलिस भी अपने गली डाली है उसको, और इसको भी मां बनने का बहुत भूत चढ़ गया था। साहब, ये देखो साहब क्या किया उस राक्षस ने। मेरे को और मेरे बेटे दोनों को मारा साहब। कल को किसी का खून करेगा देखना। मैं उस जानवर को पुलिस चौकी लेके आने वाला था और भाग गया साहब। भाग गया? कहाँ भाग गया? पता नहीं साहब, लेकिन देखो साहब मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। इसको भी बहुत मारा साहब। वो राक्षस है साहब, वो राक्षस है साहब। सुनिए, किसी लड़कों को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं नहीं। विनोद, दिखा में क्या बात बगा। सुन कमले, वहां जा रहा जरा। मैडम, यहाँ से छोटे बच्चे को भागते हुए देखा आपने? नहीं? सुनिए, किसी लड़के को यहाँ से भागते हुए देखा? हाँ शिरके, बोलो। सर, उस लड़के के बारे में अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस बच्चे को बीड़ी पीने की आदत है, पान टपरी के आसपास ढूंढो, शायद वहीं मिलेगा। ओके सर। रिका में सर, पान टपरी के आसपास ढूंढो उस लड़के को। ओके सर। काका, यहां से किसी बच्चे को भाग के जाते हुए देखा? सर, वो लड़का मिल गया है, या पान की दुकान के पीछे बैठा है। अरे साहब बोल नको, अरे काय ना कर। चल चल चल। राजेश बेटा, इससे पहले तुम्हें जहां से लाए थे तुम कहां थे?
तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 दोस्त भी थे ना, अब वो लोग कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ, आइसक्रीम खाने के बाद तुम लोगों को क्या हुआ था? बोलो राजेश, बोलो बेटा। बोलो राजेश, कुछ तो बोलो, कहाँ है तीनों? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, कई वर्ष बीत चुके हैं, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देखा होगा। इस सब से बाहर आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 6 साल हुए गायब हुए, अगर और कुछ वक्त गया तो ऐसा ना हो कि बाकी बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाए। राजेश की मां को बुलाओ, वही उसे बुलवाएगी। राजेश है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी सुनता है, और उसके दोस्त है ना सब, नितिन, अविनाश, अरमान, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। देख, तेरे को भी चाहिए ना कि नितिन, अविनाश और अरमान वापस आए। ये अंकल उनको लाएंगे जैसे तेरे को लाए। देख, यहाँ देख, बोल ना, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गए थे तुम लोग? राजेश बेटा बोलो, होटल से पहले तुम कहाँ रहते थे? बीड़ी मिलेगी? बीड़ी? बिल्कुल नहीं, बीड़ी अच्छी चीज नहीं है, खास करके बच्चों के लिए। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? किसने जलाया है? वो बीड़ी बुझाने में जलता है ना, वही है। रो मत बेटा, आई है ना तेरी। अच्छा तुम्हें याद है वो बीड़ी कारखाने का मालिक दिखने में कैसा था? आंख कैसे थे, नाक कैसा था, तो बता पाओगे? बता सकता हूँ। सर, मैंने यहाँ के बीड़ी डिस्ट्रीब्यूटर से पता किया है, ये वही बीड़ी फैक्ट्री का मालिक है जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और ये उन बच्चों से काम करवाता था। सर, राजेश ने कहा कि जब वो वहां से भागा था तब अविनाश और नितिन वहीं पर थे, लेकिन काफी वक्त बीत चुका है सर। पता नहीं आज 6 साल बाद अविनाश और नितिन कैसे दिखते होंगे। शिरके, तुम गुंटूर पुलिस हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करो और आज ही वहां जाने के लिए निकलो। ओके सर। रुक जाओ, अगर मार खाना नहीं है तो सच बोल। चल। अयो साहब, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं साहब, बच्चे लोग किधर किधर से आते हैं साहब। मुंबई में एक एजेंट है साहब, वो बच्चे लोग मुझे ला के देता है साहब, बदले में उसको बाहर ही रोकने देता हूँ साहब। इतना तो बताया होगा उसने, इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं बिना टोके? वो साहब बच्चे लोगों को बाजी की पेटी में बांध के रखता था साहब, वो ला के देता था, इससे ज्यादा नहीं मालूम साहब। पहचानता ना इन चारों को? ये 4 बच्चे ही थे ना? सब 4 नहीं साहब, ये 3 बच्चे लोग ही मेरी बीड़ी की फैक्ट्री में काम करते थे साहब। ये बच्चा भाग गया साहब, और इसको कोई बीमारी था साहब, तो मर गया साहब, और ये बच्चा तो अभी आपके साथ ही है साहब। ये बच्चा कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? भेज दिया? नहीं साहब, इसको मैंने कभी नहीं देखा साहब, मैं इसको जानता भी नहीं साहब, 3 ही बच्चे थे साहब। शिरके, इसे इतना मारो अपने आप सच बोलने लगे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
अब आप अविनाश को घर ले जा सकते हैं। जाओ बेटा, ये तुम्हारे माँ बाप है। कहते हैं नाउम्मीदी से इंतजार भला, लेकिन ये नाउम्मीदी अशोक और स्मिता की जिंदगी का सच बन चुकी थी, क्योंकि नितिन अब कभी वापस नहीं आने वाला था। 6 साल पहले गायब हुए 4 बच्चों में से 2 बच्चे मिल चुके थे और एक के कभी ना मिलने की खबर आ चुकी थी। साहब मैं रजिया है और ये मेरे शौहर असलम है। साहब 6 साल पहले बस्ती में 4 लड़के गायब हुए थे, उसमें मेरा बेटा भी था। मुझे मालूम चला है कि कुछ बच्चे वापस आए हैं करके। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? अरमान। फोटो साहब ये। अच्छा, चौथा लड़का अरमान आपका बेटा है? हाँ साहब। आपका फोन नंबर एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की हमने, किसी को पता नहीं था। साहब वो भाड़े का घर था, इसलिए 1 साल में खाली करना पड़ा। मकान बनवा भी सकता था, पर मैंने नहीं बनवाया। दिन रात रोती थी अरमान को याद करके। अच्छा, जब आपने अरमान को आखिरी बार देखा तब क्या हुआ था, कुछ याद है? हाँ साहब याद है। अम्मी। हाँ बेटा। पैसा देना, आज सबको आइसक्रीम खिलाने का मेरा बारी है। अरमान किधर से लाऊं हर दूसरे दिन तेरे लिए पैसे? अम्मी दो ना, दोस्तों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। आज ही मेरा बारी है, दो ना अम्मी, दो ना। अरमान एक बार नहीं बोला ना तो नहीं। साहब जिस दिन वो गया है उस दिन से वापस लौटा ही नहीं। मैं यहाँ रोज उसका इंतजार कर रही हूँ। बाकी के बच्चे जैसे आ गए वैसे मेरा अरमान वापस आएगा ना साहब? बिल्कुल आएगा, और ये राजेश और अविनाश हमें अरमान तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अरमान वापस आए। साहब मेरा अरमान वापस दो। एक माँ की सच्ची दुआ लगेगी आपको साहब। राजेश, अविनाश बेटा ठीक तरह से याद करके बोलना, जब तुम लोगों को टेम्पो से गोडाउन लेके गए थे तब तुम 3 थे ना? हाँ, वहां पे मैं, राजेश और नितिन ही थे। मतलब अरमान तुम्हारे साथ गोडाउन में नहीं था, और जब तुम आइसक्रीम खाने गए थे तभी तुम 3 ही थे। आइसक्रीम खाने के टाइम पे तो था। और वो गोडाउन बीड़ी फैक्ट्री का मालिक बोल रहा था वो वाशी में कहीं है, उसका कुछ याद है? वहां पे एक छोटा सा कमरा था, हम तीनों से अलग वहां पे बहुत बच्चे थे। कहीं एड्रेस वगैरह देखा था, मतलब किसी दुकान के बोर्ड पे या कहीं भी, जिसे हमें पता चले कि गोडाउन कहाँ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई चीज जो सुनी हो या देखी हो और अब तक याद हो? हाँ, वो हमेशा आरती बजती थी। मतलब गोडाउन के पास मंदिर है, कौन सी आरती बजती थी? गणपति की, हनुमान की, या कौन से भगवान की? कोई तो भी आरती बजती थी, पर मालूम नहीं कौन सी देवी थी। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। और राजेश, अब किसी को मारना मत। शिरके, पता करो वाशी के आसपास ऐसे कितने सब्जी के गोडाउन हैं जिनके पास देवी का मंदिर है। मुझे कल तक डिटेल्स चाहिए। ओके सर। सर, जैसा राजेश ने बताया, वाशी में एक सब्जी मार्केट है जिसके पास मंदिर भी है। हाँ, उसके डिटेल्स हमें जल्दी पता चलेंगे। ओके सर। सर, हमारे खबरी ने वाशी के एक गोडाउन की हिस्ट्री निकाली है जिसके पास देवी का मंदिर भी है। सर, इस गोडाउन में कबूतरबाजी से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीद फरोख्त के मामले भी सामने आए। उस गोडाउन पे रेड मारने की तैयारी करो, हम आज ही एक्शन लेंगे। ओके सर।
साहब कुछ नहीं है, सब्जी है इसमें। सर ये तो सब्जी के बॉक्स है, ठीक तरह से चेक करो। सर इसमें तो बच्चा है। क्या? हाँ सर। और भी बॉक्स चेक करो। सर इसमें भी है। सब्जी के बॉक्स है। साहब मेरा काम बच्चे लोग को वहां से उठा के जो बोली हुई जगह वहां छोड़ने का था साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं जानता है साहब। उन मासूम बच्चों को तू सब्जी भाजी की तरह खरीदता और बेचता था, हा? तू ऐसे नहीं बोलेगा, तेरी जुबान मुझे ही खोलनी पड़ेगी। साहब मुझे बता रहे साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ साहब। उधर वैसे गांव में वहाँ एक आइसक्रीम वाला साहब, वहीं से बच्चे उठाता था साहब। शिरके ये आइसक्रीम वाला कौन है, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्राइवर के मुताबिक वही बच्चों को अगवा करता था। आइसक्रीम से लेके गोडाउन तक की कड़ी यही है, और वो आदमी भी जिसकी हमें तलाश है। हाँ सर, क्योंकि राजेश और अविनाश के कहने के मुताबिक अरमान आइसक्रीम खाते वक्त तो उनके साथ में ही था, लेकिन गोडाउन में नहीं था। शायद ये भी हो सकता है कि उसे दूसरी जगह पर भेज दिया गया हो। हमें बच्चों से पूछताछ करनी पड़ेगी। अरमान के बारे में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस की तहकीकात कुछ अंत से शुरुआत की तरफ आती जा रही थी। पहले बीड़ी फैक्ट्री से सब्जी गोडाउन, और अब सब्जी गोडाउन से आइसक्रीम वाला, जो शायद इस केस में सबसे अहम भूमिका निभा रहा था। वो आइसक्रीम वाला एक जमाने से बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा था, पर आखिर ये आइसक्रीम वाला था कौन? क्या वो ही इस जुर्म की हकीकत बयां करने वाला था, या फिर सच और अपराधी कोई और ही था? राजेश बेटा, आइसक्रीम खाने के पहले क्या हुआ था, याद है तुम्हें? अम्मी से पैसे लाया, अम्मी ने नहीं दिए। रुक मैं अपने पापा से लेके आता हूँ। बाबा आइसक्रीम खाने के लिए 40 रुपया दो ना। ये देखो बाबा ने पैसा दिया आइसक्रीम खाने का। चलो 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 चलो। ये लो बच्चा लो। नहीं बच्चा, पैसा रख लो, पैसा तुम लोगों का आ चुका है। आ चुका मतलब? कौन दिया? मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम। काहे को नहीं खाना है तुझे आइसक्रीम? अपने का आइसक्रीम खाने का मतलब ना फोकट का मिल रहा है, लेना चुपचाप। बच्चा लोग रास्ते में खड़ा होकर क्यों खा रहा है आइसक्रीम? देखो वो टेम्पो खड़ा है, आराम से बैठकर खाओ। चलो ये ले। मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। राजेश बेटा, उस रात तुम लोगों ने आइसक्रीम खाया था, उस आइसक्रीम वाले की शक्ल याद है तुम्हें? याद है। 6 साल पहले देखा था तुमने, फिर भी अगर किसी ने पूछा तो ठीक तरह से बता पाओगे? वैसे याद नहीं भी होता, पर बाद में मैंने सोचा कि जिसके वजह से हमारी इतनी तबीयत खराब हुई, उसको कैसे भूल सकता है मैं। जहां भी दिखेगा ना वो मस्त खर्चा पानी देगा मैं उसको। शिरके, स्केच आर्टिस्ट को बुलाना।
तो ये बता, तेरा आइसक्रीम खा के बच्चे बेहोश क्यों हो गए? साहब वो मेरी आइसक्रीम नहीं थी साहब। मतलब? वैसे तो बच्चे लोग रोज आइसक्रीम खाने के लिए पैसे लाते थे साहब, पर उस दिन एक आदमी ने मेरे को 100 का नोट दिया साहब और 4 आइसक्रीम भी दिया उन 4 बच्चे लोगों को देने के लिए साहब। कौन था वो? शक्ल नहीं पहचानता साहब। 100 का नोट दिया साहब, मैंने सोचा बच्चा लोगों का बाप होगा साहब। तूने सोचा? हाँ? सोचा? मैंने उठाया साहब, मैंने उठाया साहब। आपने कभी अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम वाले को 100 रुपए दिए थे? साहब मैं समझा नहीं। बच्चों के हाथ में पैसे देने के बजाय क्या तुम्हें सीधे आइसक्रीम वाले को पैसे दिए थे? नहीं साहब, मैंने तो हमेशा नितिन को पैसे दिए जब भी उसने मांगे। तो फिर आपके बीवी ने दिए होंगे? वो नहीं देगी साहब, वो तो अरमान को आइसक्रीम खाने से रुकती थी, कहती थी दांत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएंगे। सब वो तो मैं ही था कि मैंने कहा कि बच्चे हैं खाने दो। शिरके, ये बाप वाले एंगल से भी कुछ नहीं मिला, किसी ने पैसे नहीं दिए, कुछ गड़बड़ है। सर मुझे लगता है ये आइसक्रीम वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा सेम केस नासिक में भी हुआ। 6 बच्चे आइसक्रीम खाने गए और जिसमें से एक भी बच्चा वापस घर नहीं लौटा। नासिक पुलिस के पास उस सस्पेक्ट का स्केच भी है। अगर वो और ये एक ही आदमी निकला तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आइसक्रीम वाला बाप वाली बात झूठ बोल रहा है। शिरके, नासिक पुलिस से सब इंफॉर्मेशन स्केच मंगवा लो और आते ही विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट को भी बुलाना। ओके सर। अरमान का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। एक बात जरूर पुलिस के काम की थी, ऐसा ये केस नासिक में भी हुआ था और उसके संदिग्ध का चेहरा नासिक पुलिस के पास था। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ एक अलग ही पहलू लगा था, जिसके मुताबिक इन बच्चों के पिता में से किसी एक पर पुलिस का शक गहरा हो सकता था। आप राजेश के क्या लगते हैं? मैं उसका मामा लगता हूँ साहब। बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन बहन का घर टूटेगा इसलिए चुपचाप था। लेकिन आप इतनी कोशिश कर रहे देख के मुझे लगता है कि आपको बात बतानी चाहिए। बोलो, क्या बताना चाहते हो? क्यों झूठ बोल के अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? हमें पता है तू राजेश को किसी अमीर आदमी को गोद देना चाहता था। तुझे राजेश पहले भी और अब भी नहीं चाहिए था। अब साफ बता दे, राजेश का पीछा छुड़वाने के चक्कर में तूने अरमान के साथ क्या किया? कैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए ऐसा सोचेगा? वो टाइम मेरे पास नौकरी नहीं थी, खाने के वाले थे, इसलिए। क्या क्या है क्या ये? हाँ? 2 पैसे के लिए अपने बच्चों को बेच रहे हो? तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? पेट ज्ञान से नहीं, रोटी से भरता है, समझे भाऊ? नौकरी और पैसा दोनों नहीं है मेरे पास। उसको इधर भूखा मारने से अच्छा है उसकी जिंदगी बन जाए उधर, समझे? अरे कितने दिन खाओगे इस पैसों से? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ घर चलाने के लिए। तुम पहला काम ये करो कि तुम एक नौकरी ढूंढ लो। अरे फालतू के धंधे बंद करो, समझे? कुछ साहब मजबूरी सब कराती है। कैसे अपने बेटे को भूखा रोता देखता। उसके बाद तो नौकरी भी मिल गई, पर राजेश गायब हो गया। उसके बाद बच्चे भी हुए, पर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मरता है तो मरे। वो तो साहब उसकी हरकत से खोपड़ी गर्म हो जाती थी। जाने दो इसे, छोड़ दो। एक कांस्टेबल सिविल में 24 घंटे पीछे रखना इसके। यह अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा। सर नासिक पुलिस स्टेशन से स्केच आ गया है। ये वो सस्पेक्ट है जिसे बच्चे बुजुर्ग सब चाचा कह के बुलाते हैं। शिरके, इस चाचा के स्केच पे जरा काम करो। स्केच आर्टिस्ट को बुला और इसकी दाढ़ी हटाने को बोलना। ठीक है सर। ये हमारे सामने घूमता रहा और हम इस तक पहुंचे नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। शिरके, नासिक पुलिस को कांटेक्ट करो और कहो उनका चाचा हमारा भी मेहमान है और हिफाजत से है। ठीक है सर। ये तो चाचा है। अंकल ये चाचा बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कई बार हमें चॉकलेट दिए। हाँ, ये चाचा ही है और यही हमारी दुकान से चॉकलेट खरीदते। शिरके,
उस चाचा की खातिरदारी करने का वक्त आ गया है। उसे बाइज्जत अपने असली जगह पर लेके आओ। आइए चाचा जी। उर्फ असलम भाई। साहब कुछ गलतफहमी हुई साहब। मैं अपने बेटे को क्यों गायब करवाऊंगा? वो इसलिए चाचा जी कि अरमान आपका बेटा है ही नहीं। तुम्हारे और रजिया के शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास। अरमान के गायब होने के बाद तुमने शादी की थी। अपन ने उसको बेटा माना था साहब, तो अपन उसे क्यों गायब करवाएगा? क्योंकि वो तुमसे नफरत करता था। काटा था तुम्हारे और रजिया के बीच में। ऐसा कुछ नहीं था साहब। ये देख। ये मैं नहीं हूं साहब। इसको समझाओ ये कहां है और किसे बेवकूफ बना रहा है। बता दो सब बता दो। साहब अपन को रजिया से मोहब्बत हो गई थी, पर साहब वो निकाह के लिए मना कर रही थी साहब, अरमान के वजह से। अपन ने अरमान से बात किया साहब। अरमान बेटा कितना अच्छा हो है कि तू मैं रजिया सब साथ में हो, वो तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारा अब्बू। मुझे ऐसा अब्बू नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अरे अरमान बेटा सुनो तो बेटा। मुझे बच्चे की डिलीवरी देनी थी तो मैंने लिस्ट में अरमान का भी नाम डाल दिया। सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे और मेरे और रजिया के बीच का कांटा भी निकल जाएगा। तो मैंने टेम्पो वाले को फोन किया और फोन करके जगह और टाइम बता दिया। जिनको बच्चे भेजना था उसका मेरे को फोन आया। बोला अरमान उन बच्चों में नहीं है। बोला वो उसमें आ गया था और वासी में टेम्पो से कूदकर भाग गया। पर साहब मेरे को यकीन था कि वो भागकर अपने घर ही आएगा। ले जाओ इसको। चल चल। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को जिंदा दफना दिया। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा। भेड़ की खाल में भेड़िए। असलम पर यह कहावत पूरी तरह से सच साबित होती है। बच्चे बड़ी आसानी से इन भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं, अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते। हम बड़ों को बच्चों को इस फर्क को भेदना सिखाना चाहिए। माँ बाप की छोटी सी लापरवाही भी किसी असलम के वहशियाना इरादों को कामयाब बना सकती है। असलम को अरमान के कत्ल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।